जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 39। आज के लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे आज हम। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 6 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक थीम इस लेक्चर चैप्टर का भी वही है जो चैप्टर 6 था, यानी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के रूल्स क्या हैं। इस चैप्टर में जो उसका फोकस है वो है जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। जब कॉन्ट्रैक्ट में जॉइंट पार्टीज हों तो उस वक्त क्या रूल्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के। आज का लेक्चर इस लिहाज से अहम है, इसमें आप रूल्स ऑफ जॉइंट प्रॉमिस स्टडी करेंगे। आई कैप का फेवरेट टॉपिक है, अटेंटिवली आपने सुनना और समझना है। ठीक है जी। दो कंसेप्ट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम स्टडी करेंगे आज। एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म कर सकता है, और दूसरा रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस। जॉइंट प्रॉमिस के रूल्स क्या हैं, जॉइंट प्रॉमिस और हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन चैप्टर की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर्स में से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो या चैप्टर 6 का कोई भी कंसेप्ट हो पूछना चाहते हो, पूछ लीजिए। शाबाश जी। किसमें लिखा हुआ था ये? स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, सिविल डिस्टर्बेंस में लिखा हुआ था अनलेस एग्रीड। अच्छा, ये जो वर्ड है ना अनलेस एग्रीड, या बात लिखा होता है अनलेस एग्रीड अदरवाइज, इस तरह के अल्फाज का मतलब ये होता है कि अगर तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज लिख ली तो वो जो चीज लिखी होगी ना, यानी जो चीज एग्रीड होगी वो अप्लाई होगी। कौन सी चीज अप्लाई होगी? जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, जो एग्रीड है। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज नहीं लिखी, किसी चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, तो फिर क्या होगा? फिर कहता है ये जो कंसेप्ट हमने बताया ये अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा कि सिविल डिस्टर्बेंस जो है, लॉकआउट्स हैं, ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आते, इनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं होता। अनलेस एग्रीड का मतलब क्या हुआ? अगर लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एग्री कर लिया कि सिविल डिस्टर्बेंस हुई तो हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म समझेंगे। लॉकआउट हुआ गवर्नमेंट की तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म समझेंगे। अगर एग्री कर लिया तो फिर वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगा, वरना लॉकआउट वगैरह, लॉकडाउन वगैरह जो है ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये बात समझ आ गई? अनलेस एग्रीड के नॉर्मली जो सिविल डिस्टर्बेंस की वजह से, लॉकआउट की वजह से सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अनलेस एग्रीड मतलब अगर एग्री कर लिया कि होगी तो फिर ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आ जाएंगे। समझ आ गई? आज के लेक्चर में भी ये कंसेप्ट है अनलेस एग्रीड का, कि ये रूल्स अप्लाई होंगे। कुछ हम रूल सीखेंगे जॉइंट प्रॉमिस के, तो उसमें भी अनलेस एग्रीड लिखा होगा। मतलब क्या कि अगर आपने जॉइंट प्रॉमिस के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो फिर जो रूल्स आप पढ़ रहे हैं क्लास में ये अप्लाई होंगे। अनलेस एग्रीड का मतलब क्या? अगर आपने कुछ लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एग्री कर लिया हुआ, तो फिर कौन से रूल अप्लाई होंगे? जो एग्रीड है, एग्रीड है। क्लियर हुई ये बात? अनलेस एग्रीड का मतलब समझ आ गया मेरे भाई जी? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर आज के कंसेप्ट स्टार्ट करें। जी जी। जहां पे, हाँ जी बिल्कुल, जहां पे रिमिशन का कंसेप्ट है उसके साथ आप इनएडिक्वेट के कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं उसको। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में भी हमने यही पढ़ा था कि बदले में इक्वल अमाउंट लेना जरूरी नहीं है, आप कम अमाउंट भी लेंगे तो वो भी वैलिड समझा जाएगा। तो रिमिशन का कंसेप्ट समझ लीजिए, उसकी एक एग्जांपल है
इनएडिक्वेट कंसीडरेशन की। ठीक है, और कोई क्लियर हो गया आपको? ठीक है, कि उसमें भी यही पढ़ा था, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन हो सकती है, रिमिशन में भी हम लेसर कंसीडरेशन एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वो वैलिड है। और ये रूल ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पेमेंट की जगह डेट नहीं होती। रूल ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट लिखा, क्या यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ऑफ डेट नहीं लिखना चाहिए? देखें, कंसेप्ट तो सेम ही है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन भी डेट्स की हो रही है, लेकिन जो फोकस होता है ना, ये कंसेप्ट जो एक्टिवेट होता है पेमेंट के ऊपर होता है। जब डेटर पेमेंट करता है ना, तब ये कंसेप्ट स्टार्ट होता है अप्लाई होना। इसमें सेटलमेंट डेट्स की होगी, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पेमेंट है, तो इसे हम एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कहते हैं, कि जो पेमेंट आई है उसकी एलोकेशन किस किस तरीके से करनी है। मतलब यहाँ पे अगर उधार वापस नहीं भी करना, पेमेंट हो रही है, तो वो भी हाँ जी, आपने इसको कंसेप्ट को समझने के लिए जहन में रख लें कि इसमें हम एलोकेशन ऑफ डेट सीखते हैं, लेकिन जो आपने इसको याद करना है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपने एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट ही करना है, क्योंकि एग्जाम में उसने बाजू का क्वेश्चन पूछे हुए हैं जिसमें वो कहता है बताओ रूल्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो जब आपको ये एप्रोप्रिएशन ऑफ डेट याद किया होगा अगर आपने, और एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट को कंप्लीटली इग्नोर किया होगा, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पूछ रहा है। तो समझने के लिए एप्रोप्रिएशन ऑफ डेट ध्यान में रखें, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रिवीजन करनी है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का वर्ड ही यूज करना। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए जी, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कुछ मजीद कंसेप्ट। किस चीज से रिलेटेड मजीद कंसेप्ट? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। अच्छा, आज के टॉपिक्स ज्यादा नहीं है, लेंथी नहीं है लेक्चर, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है रूल्स ऑफ जॉइंट प्रॉमिस में, तो टेंटिव हो जाना आपने। स्टार्ट करें जी? चलिए जी, सबसे पहले हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के दरमियान में होता है, एक पार्टी प्रॉमिसर, दूसरी पार्टी प्रॉमिसिंग। ठीक, किसने परफॉर्म करना है? इसका वन वर्ड आंसर है भाई, प्रॉमिसर ने परफॉर्म करना। और किसने करना है? कॉन्ट्रैक्ट किसको परफॉर्म करना चाहिए? प्रॉमिसर। लेकिन आज हम ये सीखेंगे क्या प्रॉमिसर के अलावा कुछ और पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकती हैं कि नहीं। ठीक है, किस सिचुएशन में कर सकती हैं और किस में नहीं। तो वो स्टार्ट करता है कि कोई भी प्रॉमिस हो, जो प्रॉमिस है सिंगल, अच्छा ये सिंगल प्रॉमिसर और जॉइंट प्रॉमिस के रूल डिफरेंट है, तो ये आपको सिंगल प्रॉमिस की बात बता रहा है। प्रॉमिसर खुद परफॉर्म करेगा। कौन कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? प्रॉमिसर खुद, जिसने वादा किया, या उसके बिहाफ पे उसका एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। जिंदा है तो उसका कोई एजेंट अगर है वो परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट उसके बिहाफ पे। मर गया तो अगर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वाली वारसान हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे उसके। याद रखें, किसी के मरने से उसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होते, वरना लोग बैंक से करोड़ों अरबों रुपया उधार लेते, लोन एग्रीमेंट करते, उसके बाद मर जाते, तो क्या होता है? क्या माफ हो जाते हैं? नहीं, बल्कि जो वाली वारसान है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो लायबल होते हैं। ऑफर डेथ के केस में खत्म होती है, ऑफर वाइड हो सकती है डेथ के केस में, लेकिन याद रखें जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट डेथ के केस में वाइड नहीं होता। पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट में से किसी की डेथ हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है कि वाइड हो जाता है? वैलिड रहता है। ऑफर वाइड हो जाती है, याद है आपको, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म कर, प्रॉमिस कोई भी है अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट, उसको कौन परफॉर्म करता है? कर सकता, प्रॉमिसर या एजेंट या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ पे। एजेंट कौन है? जिसको उसने अपॉइंट किया, जैसे एम्प्लॉय है उसका कोई। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जब किसी की डेथ हो जाए
उसके जो वाली वारसान होते हैं, जो उसकी सारी जायदाद के वारिस बनते हैं, उन्हें लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। ये बात समझ आ गई? आगे सुने। लेकिन कहता है दो सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन सी सिचुएशन है? पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो पर्सनल नेचर, पर्सनल स्किल का है, जैसे मैरिज, एग्रीमेंट टू मैरी, जैसे आर्ट वर्क में सिंगिंग भी आ सकती है, पेंटिंग भी आ सकती है, वगैरह वगैरह। ये एग्रीमेंट अगर किए गए हैं तो ये वही बंदा परफॉर्म करेगा जिसने प्रॉमिस किया है, उसका एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं करेगा। याद आ गई एग्जाम्पल? राहत अली खान का एजेंट कौन था? चाहत फतेह अली खान। तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसने परफॉर्म करना है? राहत अली, जिसने प्रॉमिस किया वही। आर्ट वर्क या मैरिज जो है वो पर, जैसे दुकानदार ये तो कह सकता है, ए मेरे एम्प्लॉय एजेंट, आज मैं बहुत काम है, फारिग नहीं हूं, ये जा 10 बोरी शेख साहब के घर छोड़ाओ। ये पर्सनल नेचर का तो नहीं है। लेकिन अगर उसकी शादी हो और वो कहे दुकान में मैं आज बहुत बिजी हूं, अपने एम्प्लॉय को यार मेरी जगह पे जाओ, नहीं हो सकता ना। तो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट तो पर्सन खुद ही परफॉर्म कर सकता है, उसकी जगह पे कोई एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकता। आगे चल भाई, जिंदगी में कभी तू हंसे ना तो सेल्फी लेके मुझे जरूर सेंड कर। क्या टेंशन है भाई की जिंदगी में, अल्लाह ताला आसानियां करे। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अच्छा, एक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं भी है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये लिखा गया कि कॉन्ट्रैक्ट आप ही परफॉर्म करेंगे। जैसे फर्ज कीजिए कि मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं मैकेनिक के पास गया तो उसको कहा ठीक कर दें, क्या ये एग्रीमेंट लाजमी है प्रोमिसर ही परफॉर्म करे? ये पर्सनल नेचर का थोड़ी है। उसका कोई एजेंट, उसका कोई शागिर्द है, वो मुझे तो गाड़ी ठीक होने से गर्ज है। लेकिन फर्ज कीजिए कि मेरी तसल्ली ही नहीं होती किसी और से, मुझे शक है, बाजू का ऐसा ना कुछ लोग शकी हो, और शक कहते किसी और ने अगर इसको हाथ लगा खराब कर देगा, वो ठीक गाड़ी दोबारा खराब हो जाएगी। तो बाज़ हम उस बंदे को कहते हैं, उस्ताद जी आपने अपने हाथों से गाड़ी ठीक करनी है, अपने किसी शागिर्द से ये काम नहीं करवाना। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये तय पा गया, चाहे है रेगुलर नेचर का, पर्सनल नेचर का नहीं है, लेकिन उसमें अगर तय पा गया कि प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा, तो फिर उस सूरत में भी एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं करेगा। 2 एक्सेप्शन है। फिर से बताइए जनरल रूल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? प्रोमिसर, एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तीनों में से कोई भी, एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ पे करता है। और इसकी एक्सेप्शन क्या है? यानी वो कौन सी सिचुएशन है जिनमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते? जब पर्सनल नेचर का हो या एग्री किया गया हो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में कि प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा। और पर्सनल नेचर की 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बताई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज और आर्ट वर्क। शाबाश। फिर इसके बाद सम टाइम ऐसा होता है कि कोई थर्ड पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये थर्ड पार्टी याद रखें, एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये थर्ड पार्टी कौन है? जिसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। बाज़ औक़ात ऐसे, जैसे फर्ज कीजिए आप मार्केट में गए, आपने पार्किंग स्टैंड में बाइक खड़ी की, वापस आए तो देखा वहां पे झगड़ा चल रहा था। आपने कहा एक दूसरी बाइक वाला और पार्किंग स्टैंड वाला झगड़ रहे थे। आपने पूछा क्या झगड़ा हुआ है? तो पार्किंग स्टैंड वाला कह रहा है सर ये देखें, ये मोटरसाइकिल खड़ी करके गए थे, पैसे नहीं दे रहे हो। मोटरसाइकिल वाले से पूछा, उसने कहा भाई पैसे किस बात की, मोटरसाइकिल खड़ी की इस वक्त इसने मुझे टिकट नहीं दी। ठीक है, तो मुझे टिकट ही नहीं दी, उसके बगैर मैं देखता रहा। उसके बाद अब मेरे से पैसे मांग रहा है, तो पैसे किस चीज के? मेरे से पैसे लेके अपनी जेब में रख लेगा।
ठीक है, टिकट तो दी नहीं, और वैसे भी अगर टिकट देता तो फिर मुझे सिक्योरिटी होती, कि तसल्ली होती कि जिम्मेदारी है इसकी। अब रिस्क सारा मैंने लिया जब तक मैं विजिट किया, तो ये पैसे किस के मांग रहा है? झगड़ा हो गया। अब आप झगड़ा देख रहे थे, अब आपको याद आ गया, अच्छा जो दो झगड़े को खत्म करेगा ना उसे जन्नत में घर मिलेगा। आपने कहा कितने रुपए, कितने रुपए? पार्किंग वाले ने कहा 20 रुपए। आपने 20 रुपए निकाले और उसको अदा कर दिए। देखें, ये है एग्जाम्पल थर्ड पार्टी की। इसमें प्रोमिजर और प्रोमिजी कोई और है, वो दोनों, और आपका उनके आपस में लेन देन से कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं हुआ, किसने क्या किया, ताल्लुक ही कोई नहीं है। आपने खुद से उसकी लायबिलिटी अदा कर दी, प्रॉमिस पूरा कर दिया। ये क्या है? थर्ड पार्टी। अगर वो बाइक वाला अपने छोटे भाई को कहता कि चलो भाई मेरे पास इस वक्त पैसा नहीं है, तुम दे दो, तो ये हम एग्जाम्पल लेके जाते एजेंट में या लीगल रिप्रेजेंटेटिव में। लेकिन ये एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव का केस नहीं है, ये थर्ड पार्टी है। अगर पार्किंग स्टैंड वाला एक्सेप्ट कर लेता है पैसे, तो बताइए वो मोटरसाइकिल वाले की लायबिलिटी खत्म होगी कि अभी भी है? खत्म हो गई। ये ला हमें समझा रहा है। अगर थर्ड पार्टी प्रोमिजी को प्रॉमिस पूरा कर दे तो प्रोमिजर की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। प्रोमिजी दोबारा ओरिजिनल प्रोमिजर से डिमांड नहीं कर सकता। पार्किंग स्टैंड वाला हमसे 20 रुपए लेके क्या दोबारा कह सकता है उस बंदे से कि पैसे दो, वो तो दूसरा बंदा दे गया? नहीं। जब उसने थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट कर ली कंसिडरेशन, वो प्रोमिजर की तरफ से ही समझी जाएगी। बात समझ आ गई? तो हमारे रूल्स क्या बने कि हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? स्टेप नंबर 1 प्रोमिजर और एजेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दो एक्सेप्शन कौन सी है जिनमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट परफॉर्म नहीं कर सकते? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर और एग्रीड, और थर्ड पार्टी विद कंसेंट ऑफ प्रोमिजी। अगर प्रोमिजी बाज होता है, प्रोमिजी कहता नहीं मैं तो उसी से कंसिडरेशन वसूल करूंगा। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, इससे मिलता जुलता कंसेप्ट हमने इससे पहले भी पढ़ा था, वो तालिब और जहांगीर वाली केस स्टडी याद है, जिसमें वो एग्रीमेंट करके नई पार्टी आ गई थी इनोवेशन की एग्रीमेंट में। तो क्या बाद में अगर नई पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए, पुरानी पार्टी लायबल है? नहीं है। मिलता जुलता, यही कंसेप्ट नहीं था, फर्क है दोनों में, लेकिन मिलता जुलता कंसेप्ट था। क्लियर? हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया? चलिए अब हम स्टडी करते हैं रूल्स ऑफ जॉइंट प्रॉमिस। अच्छा, रूल समझने से पहले जॉइंट प्रॉमिस को समझ लेना जरूरी है, और मैं कुछ टर्म्स भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखें, एक है हर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी दो ही होती है, एक लेफ्ट साइड की पार्टी, एक राइट साइड की पार्टी, दो से ज्यादा कोई नहीं होगी। यानी एक प्रोमिजर एक प्रोमिजर, थर्ड पार्टी दो होती है। ये है हमारा प्रोमिजर साइड और ये है हमारी प्रोमिजी साइड। इधर है मिस्टर ए, इधर है मिस्टर एक्स। मिस्टर ए ने या तो कोई काम करना है मिस्टर एक्स के लिए, या मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को कोई पैसे देने हैं। वो डिपेंड करता है केस स्टडी कौन सी सेट करता है। बाजुकात गुड एंड सर्विसेज की केस स्टडी सेट करता है, बाजुकात पेमेंट की केस स्टडी सेट करता है, उसकी मर्जी। दो पार्टी समझ आ गई आपको? प्रोमिजर और प्रोमिजर। ये रेगुलर केस है जो आज तक हम पढ़ते आए हैं। इसको हम सिंगल प्रॉमिस भी कह सकते हैं। जॉइंट प्रॉमिस का मतलब क्या है? जॉइंट प्रॉमिस का मतलब ये नहीं है कि कोई थर्ड टाइप ऑफ पर्सन ऐड हो जाएंगे, नहीं। जॉइंट प्रॉमिस का मतलब ये है कि प्रोमिजर या प्रोमिजी की तादाद एक से ज्यादा हो जाए। कैटेगरी पार्टीज की यही दो रहेंगी, प्रोमिजर और प्रोमिजी। कैटेगरी यही दो रहेंगी, प्रोमिजर और प्रोमिजी। लेकिन अगर प्रोमिजर की तादाद एक से ज्यादा हो जाए या प्रोमिजी की तादाद एक से ज्यादा हो जाए, या का वर्ड यूज कर रहा हूं, एंड का वर्ड नहीं, और, तो इसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट
प्रॉमिस। जैसे फर्ज कीजिए ए के साथ बी भी ऐड हो गया, अब इधर दो पार्टीज आ गई, दो, इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, जॉइंट प्रॉमिस। क्या हो गया, जॉइंट प्रॉमिस, जिसमें दो जॉइंट प्रोमिजर हैं और एक प्रोमिजी है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं सर जॉइंट प्रॉमिस के लिए प्रोमिजर भी मल्टीपल होना जरूरी है और प्रोमिजी भी मल्टीपल होना जरूरी है। गलत। जॉइंट प्रॉमिस के लिए दोनों में से कोई एक भी मल्टीपल हो गया, मोर देन वन हो गया, तो वो कंसेप्ट कौन सा हमारा बन गया, जॉइंट प्रॉमिस का। ये बात समझ आ रही? तो क्या ये जॉइंट प्रॉमिस है? बिल्कुल है। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या अब जॉइंट प्रॉमिस है? अब जॉइंट प्रॉमिस है? अब जॉइंट प्रॉमिस है? अब जॉइंट प्रॉमिस है? इधर दो ही रहने थे, क्या अब जॉइंट प्रॉमिस है? ऐसा पॉसिबल है कि इधर तीन हो उधर दो पार्टीज हो, इधर दो हो उधर एक हो, उधर एक हो इधर तीन हो? बिल्कुल प्रॉमिस है। ये सारे जॉइंट प्रॉमिस के केसेस हैं। क्लियर? अच्छा, जॉइंट प्रॉमिस के केस में अगर प्रॉमिजर की तादाद एक से ज्यादा हो उसे कहते हैं जॉइंट प्रॉमिजर। जॉइंट प्रॉमिस के केस में अगर प्रॉमिजर की तादाद एक से ज्यादा हो उसे कहते हैं जॉइंट प्रॉमिजर। और जॉइंट प्रॉमिस के केस में अगर प्रॉमिजीज की तादाद एक से ज्यादा हो उसे कहते हैं जॉइंट प्रॉमिजीज। जॉइंट प्रॉमिस देखें, जॉइंट प्रॉमिस समझ आया? और जॉइंट प्रॉमिजर, जॉइंट प्रॉमिजी, ये टर्म्स यूज कर फैमिलियर हो गए इनके साथ? शाबाश। तो बताइए इस केस में जॉइंट प्रॉमिजर्स हैं कि जॉइंट प्रॉमिजीज हैं? दोनों है। क्या ऐसा हो सकता है कि जॉइंट प्रॉमिस में जॉइंट प्रॉमिजर तो हो लेकिन प्रॉमिजी सिंगल हो? क्या ऐसा हो सकता है प्रॉमिजर सिंगल हो प्रॉमिजी मल्टीपल हो? बिल्कुल हो सकता है। ये समझ आ गई? अब आप रूल समझने के काबिल हो गए हैं। ये कंसेप्ट समझे बगैर रूल नहीं समझ। पहला, अच्छा, लॉ में एक वर्ड यूज होता है जो पार्टनरशिप में बार बार यूज होगा। हमारे सब्जेक्ट में ना पार्टनरशिप का टॉपिक भी है। देखें है कोई चैप्टर मेरा हाल है 11 होगा पार्टनरशिप, 11, 12, 13 तीन चैप्टर्स होंगे। पार्टनरशिप पे जॉइंट प्रॉमिस के रूल्स अप्लाई होते हैं। एक स्टडी टिप ध्यान में रखिएगा, क्या पार्टनरशिप पे जॉइंट प्रॉमिस के रूल्स अप्लाई होते हैं। इसकी रीजन ये है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की तादाद एक से ज्यादा होती है, तो पार्टनरशिप हम किसी के साथ भी एग्रीमेंट करें ना ऑटोमेटिकली वो जॉइंट प्रॉमिसर या जॉइंट प्रॉमिसी का कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है। तो इससे हमें एज स्टूडेंट ये फायदा हुआ कि एक तीर से दो शिकार कर लेंगे हम। एक तीर से कैसे? रूल्स पढ़ेंगे हम जॉइंट प्रॉमिस के, लेकिन इसके साथ साथ पार्टनरशिप के रूल्स भी इनडायरेक्टली कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है अब हमें ज्यादा 200% अटेंटिव और फोकस होकर रूल्स पढ़ने हैं 200%। उसमें एक कंसेप्ट यूज होता है जॉइंट लायबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल। क्या कंसेप्ट है कि जॉइंट प्रॉमिस में लायबिलिटी टू परफॉर्म, हर प्रॉमिसर, एवरी प्रॉमिसर की लायबिलिटी क्या है? जॉइंट एंड सेवरल। ये जॉइंट एंड सेवरल का मतलब क्या है? जॉइंट का मतलब है एवरीवन इज लायबल। जॉइंट का मतलब क्या है? एवरीवन, कोई भी। जॉइंट का मतलब क्या? एवरीवन, कोई भी। अच्छा, जैसे फर्ज कीजिए मैं ये कहता हूं कि अगर टेस्ट हो रहा है, इस बेंच पे किसी ने चीटिंग की तो एवरीवन विल बी लायबल। इसका मतलब क्या होगा कि सब, अच्छा सब का मतलब क्या है? ए भी लायबल, बी भी लायबल, सी भी लायबल, डी भी लायबल। अच्छा, अब सुने हुआ क्या?
इन्होंने कंसेप्ट कुछ अपने तरीके से समझा, जैसे मैंने समझाया था वैसे नहीं, ये चीटिंग कर रहे थे। और दूसरा बता, जैसे मैं भागा भागा इनके पास आया, ये निकल भागा कमरे से बाहर। अब ये जब भाग गया तो बाकी 3 कहने लगे सर आप सजा दे ही नहीं सकते। मैंने कहा वो कैसे? सर आपने कहा था जॉइंटली लायबल होंगे, तो अब हम रह गए, पहले थे 4, अब है 3। अब जब तक चौथा बंदा आप ढूंढ के यहां बिठाएंगे नहीं ना, हमारा जॉइंटली लायबल वाला कंसेप्ट पूरा ही नहीं होगा। क्या ये कंसेप्ट ठीक है? नहीं। गौर से सुन लीजिए, जॉइंटली लायबल का मतलब है इनमें से कोई भी, जब हम कहते हैं ना जॉइंटली यानी सारे लायबल हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि सब का इकट्ठा होना जरूरी है। इसका मतलब यह है इन सब में से कोई भी मेरे हथे चढ़ गया ना तो पूरे का पूरा लायबल वो होगा। 3 भी भाग गए ना तो चौथे को फांसी दे देनी है मैंने। ये जॉइंटली का कंसेप्ट समझ आया आपको? जॉइंटली का मतलब यही नहीं कि सारे इकट्ठे होंगे तो नहीं। अगर किसी, अब देखें पार्टनरशिप है, बैंक से लोन लिया पार्टनरशिप फर्म ने, 4 पार्टनर थे। लोन लेने के बाद 3 पार्टनर निकल गए मुल्क से बाहर, 1 पार्टनर भाग रहा था, रास्ते में पकड़ा गया। क्वेश्चन मेरा यह है, बैंक उससे क्या पैसे रिकवर करवा सकता है? अकेले पार्टनर से भी रिकवर करवा सकता है। यह है जॉइंट लायबिलिटी का कंसेप्ट, कि जब जॉइंट प्रॉमिसर 1 से ज्यादा होंगे ना तो कुछ भाग जाया करेंगे, कुछ बैंकरप्ट हो जाया करेंगे, कुछ अंडरग्राउंड हो जाएंगे। एक प्रॉमिसर भी आपके पास आ गया ना आपके काबू में, वो लायबल होगा हर एक। अगली बात यह है जॉइंट का कंसेप्ट कि एनीवन इज लायबल। जॉइंट का कंसेप्ट क्या है? एनी, जॉइंट के साथ लिख दे एनीवन इज लायबल, यह है जॉइंट। अब सेवरल लायबिलिटी का मतलब क्या है? सेवरल लायबिलिटी का मतलब है फॉर होल अमाउंट, फॉर होल प्रॉमिस। नॉर्मली जॉइंट एंड सेवरल इकट्ठा बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब जॉइंट का मतलब क्या है? एवरीवन इज लायबल। सेवरल का मतलब क्या है? फॉर होल अमाउंट। अब देखें 4 पार्टनर थे, 3 निकल भागे, 1 पकड़ा गया। क्या वो लायबल है कि सबको इकट्ठा करना पड़ेगा? वो लायबल है। अगला सवाल, कितने % के लिए बैंक ने उसको पकड़ लिया? क्या वो 25% के लिए लायबल है या कि 100% के लिए? सेवरल लायबिलिटी का मतलब है होल अमाउंट के लिए, होल अमाउंट के लिए वो लायबल है और शदीद तरीन लायबल है। शदीद, सेवरल का मतलब यही ना, सवेर का मतलब शदीद बुखार होता है ना, वो मतलब फुल अमाउंट के लिए। जॉइंट का मतलब एनीवन इज लायबल, सेवरल का मतलब फॉर होल अमाउंट। ये बात समझ आ गई? चलें, वो जो भाग रहा था, पकड़ा गया, क्या वो लायबल है? कितने अमाउंट के लिए? होल अमाउंट के लिए। फर्ज कीजिए 4 लोग थे, 10 लाख देने थे, बैंक इसे 2.5 लाख रिकवर करवाएगा कि 10 लाख भी करवा सकता है? 10 लाख भी करवा सकता। जॉइंट एंड सेवरल समझ आ गया? अगले नेक्स्ट कंसेप्ट। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है, जब वो 10 लाख रुपया अदा करके वापस आ जाएगा ना, ला असल में स्टेप नंबर 1 पे प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल पार्टीज को, स्टेप नंबर 2 में प्रोटेक्ट करता है विद इन पार्टनरशिप या विद इन जॉइंट प्रॉमिसर को। अब आप खुद सोचे, एक्सटर्नल पार्टी सिक्योर हो गई, उसने 10 लाख ले लिया, वो साइड पे है, लेकिन इस बंदे के साथ जाती नहीं होगी थोड़ी सी, वो कैसे भला? इसका शेयर बनता था 2.5 लाख और इसने मोर देन शेयर पे कर दिया। अब इसके साथ भाई लॉ सबके साथ फेयर रहता है ना, इवन मुजरिम के साथ भी फेयर रहता है भाई, जितनी सजा बनती है उसको उतनी देनी है, ठीक है? तो क्या अब इसका भी कोई उपाय होना चाहिए कि 10 लाख अदा कर दे? गैस कीजिए क्या होगा? बाकियों से क्लेम करेगा ये चीज। लॉ कहता है जिस जॉइंट प्रॉमिसर ने
अपने शेयर से ज्यादा अदा कर दिया, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी सेवरल थी। लेकिन जिसने अपने शेयर से ज्यादा अदा कर दिया वो प्रोपोर्शनेटली दूसरे पार्टनर से, सॉरी, दूसरे जॉइंट प्रॉमिसर से क्लेम करेगा। यानी इस सिचुएशन में मिस्टर सी जो था इसकी लायबिलिटी क्या थी? टुवर्ड्स बैंक। टुवर्ड्स बैंक इसकी लायबिलिटी थी जॉइंट एंड सेवरल। लेकिन जब अमाउंट पे कर दिया तो क्या इसका कोई राइट भी है? यस, राइट है। क्या? राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर प्रॉमिसर्स। कितनी क्लेम करे? 10 लाख। जो एक्स्ट्रा पे किया है 7.5, यानी वो हर एक से 2.5 लाख लेगा। भाई ये बात समझ आई? ये था रूल लायबिलिटी इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर का पहला रूल। अगर वो लिमिटेड पार्टनर, कोई कंसेप्ट नहीं होता लिमिटेड का। लायबिलिटी क्या है? ये जो लफ्ज सेवरल है ना, सेवरल, जब आप कैप 7 में जाएंगे ना तो इसका एक अल्टरनेट टर्म आपको मिलेगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सेवरल का एक दूसरा, सेवरल लायबिलिटी का एक दूसरा नाम क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन वो कंपनी लॉ के कंटेक्स्ट में यूज होती है टर्म। बिजनेस लॉ में टर्म क्या यूज होगी? सेवरल लायबिलिटी। सेवरल लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी का सेम मीनिंग है। ये रूल समझ आ गया? सबसे अहम रूल जॉइंट प्रॉमिस में यही था कि लायबिलिटी क्या है? जॉइंट एंड सेवरल। तो जॉइंट का मतलब क्या है, सेवरल का मतलब क्या है, ये समझ आ गया? शाबाश, आगे चलते हैं। लायबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर कोई एक प्रॉमिसर डिफॉल्ट कर जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, बैंकरप्ट सुना हुआ पहले, इससे पहले? हाँ, वो पढ़ा था हमने। अब डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू मेक कॉन्ट्रैक्ट में बैंकरप्ट हो गया। अब वो कोई पैसे अदा कर सकता ही नहीं, ठीक है? या पैसे अदा कर सकता है सारे नहीं, सिर्फ 30%। अगर 4 प्रॉमिसर थे ए बी सी डी, इन सब ने मिलके 10 लाख रुपए अदा करने थे, इनमें से एक मिस्टर सी हो गया डिफॉल्ट, बैंकरप्ट हो गया। कहने लगा भैया मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। अब क्या होगा? जो बाकी 3 हैं वो इस बैड डेट का लॉस थर्ड पार्टी को नहीं होगा। इस बैड डेट का लॉस क्यों नहीं होगा? थर्ड पार्टी कहेगी भाई जब तक एक बंदा भी जिंदा है ना, मेरा बैड डेट कोई नहीं है। क्यों भला? मैं एक बंदे से भी सारे पैसे रिकवर करवा सकते हैं। सेवरल लायबिलिटी थर्ड पार्टी का। बैड डेट किसका है फिर? ये बैड डेट बाकी प्रॉमिसर का है। अब बाकी प्रॉमिसर को जितना नुकसान हुआ है ना, इक्वली पे करना पड़ेगा। जैसे मिस्टर सी ने कितने देने थे पैसे? 2.5 लाख। लेकिन अब ये 2.5 लाख का नुकसान तीनों जॉइंट प्रॉमिसर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हर एक को अब अपने शेयर से मजीद कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ? 80 कितना हुआ? 250,000 डिवाइडेड बाय 3। कैलकुलेशन कर लो। वो 82 कह रहा है, वो 83 कह रहा है, वो 88 कह रहा है। ये हाल है इस कैलकुलेशन का। ये और ये बने हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने चले, एक कैलकुलेटर ही नहीं है। 83,333.33 ये पे करना है। अच्छा फर्ज कीजिए आगे चले। ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, इन्होंने कलेक्टिवली बैंक से 10 लाख का लोन लिया। ये जॉइंट प्रॉमिसर हो गए। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो हम इनको कहेंगे ये जॉइंट प्रॉमिसर है। जब पार्टनरशिप में जाएंगे हम कहेंगे ये पार्टनर है। रूल सेम अप्लाई होंगे। जॉइंट प्रॉमिसर है 4, उन्होंने मिस्टर एक्स से लोन लिया 10 लाख का। उनमें से मिस्टर सी डिफॉल्ट हो गया, कहने लगा मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, ज्यादा नहीं है, मैं 1 लाख रुपया दे सकता हूं, इससे ऊपर 1 रुपया नहीं। अब बताइए
मिस्टर ए, बी और डी ने कितने पैसे टोटल अदा करने हैं? कैलकुलेट करके बताएं, कैलकुलेट करके बताएं। हाँ 3-3 लाख। ये कैसे कैलकुलेट किया? क्योंकि देखिए 2.5 लाख तो हर एक ने अपना देना ही था, ए बेड। बाकी डिफॉल्ट की वजह से बैड डेट कितना हुआ? 1.5 अब की बार बैड डेट 2.5 लाख नहीं है, 1.5 लाख। और 1.5 लाख क्या होगा? डिफॉल्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी प्रोमिसर में, 3-3 लाख। यानी इसके डिफॉल्ट होने का जॉइंट प्रोमिसर को तो नुकसान हुआ, प्रोमिसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बात समझ आ गई। दूसरा रूल, पहला रूल क्या था जो सबसे ज्यादा अहम था कि लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल है। दूसरा रूल क्या कि अगर डिफॉल्ट होगा तो क्या होगा? अदर प्रोमिसर विल बेयर लॉस इक्वली। ये क्लियर? आगे चलते हैं हम। लायबिलिटी ये तो था डिफॉल्ट, ये है डेथ। डेथ का मतलब क्या है? डेथ, डिफॉल्ट और डेथ में फर्क समझ आया आपको? ठीक है, डेथ है, किसी की डेथ हो गई इस केस में, तो क्या अब डेथ हो गई तो लोन वापस नहीं करना? लोन वापस नहीं करना ना भाई। कर्ज तो आपको पता है वो शहीद को भी माफ नहीं है, कर्ज अदा करना ही करना है। कर्ज जो है वो अदा करना ही करना है। तो अगर किसी की डेथ हो जाए, कर्जा माफ हो गया उसको अदा, अब किसने अदा करना है? लीगल। कभी आपकी जनाजे में शिरकत का इत्तेफाक हुआ हो, फर्ज किफाया है, तो ऐलान होता है ना। अगर किसी ने लेन देन करना हो तो वो वारिसान से राबता करें। क्यों से? क्योंकि डेथ के केस में जो लायबिलिटी होती है वो पास ऑन हो जाती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे। तो जब किसी की डेथ होगी ना, इसे कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटी। डेवोल्यूशन मीन ट्रांसफर ऑफ राइट्स। जब किसी की डेथ होगी, अंडर कॉन्ट्रैक्ट उसके जो भी राइट्स एंड लायबिलिटीज थे वो ट्रांसफर हो जाएंगे वाली वारसान को। इसमें पर्सनल नेचर वाले नहीं शामिल, वो तो खत्म हो गए। बाकी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके राइट्स और लायबिलिटीज किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? वाली वारसान को। इसे कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ राइट्स या डेवोल्यूशन ऑफ लायबिलिटीज। यानी जब राइट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो डेथ की वजह से, डेवोल्यूशन ऑफ राइट्स। तो कौन जिम्मेदार है? अब चार जॉइंट प्रोमिसर थे, 10 लाख लोन लिया, 2.5 लाख के लिए लायबल। मिस्टर सी की डेथ हो गई, अब की बार बताइए अब कौन लायबल है? अब लायबल है ए, बी एंड डी along with legal representative of C. लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सी। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी फर्ज कीजिए कि प्रॉपर्टी मिली, जब सी का हिसाब किताब लगाया गया ना, पता चला इसके एसेट्स हैं 3 लाख के, सॉरी एसेट्स हैं इसके 50 रुपए के और लायबिलिटी आ गई है 2.5 लाख की। ऐसे भी तो हो सकता है। याद रखें इस सिचुएशन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव मानते ही नहीं है कि हम इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे ही है ना, मानने में नुकसान जो है, भी पैसे मिलेंगे 50 रुपए और अदा करना पड़ेगा 2.5 लाख। वो कहेंगे भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बस हाँ। तो इसीलिए लॉ ने ये कहा, उन्होंने कहा ये ना हो कि वो नमाज जनाजा में शिरकत भी ना करने आए। तो इसीलिए लॉ ने कहा जब किसी जॉइंट प्रोमिसर की डेथ होगी, रूल नंबर 1 उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल है। रूल नंबर 2 लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस हद तक लायबल होंगे जिस हद तक उनको एसेट मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिले कम और अदा ज्यादा करना हो, ऐसा नहीं होगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी लाने, देखिए लॉ सबके साथ फेयर है, वो जॉइंट प्रोमिसी, वो प्रोमिसी के साथ भी, वो प्रोमिसर के साथ भी, और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी। ये अच्छी प्रोविजन, ऐसा ही होना चाहिए था ना। शाबाश। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो फिर माइनर वही केस, जितनी प्रॉपर्टी मिलेगी उस हद तक तो लायबल है। माइनर जितनी प्रॉपर्टी मिलेगी इस वक्त कौन सा अपनी जाती जेब से दे रहा है? कौन सा माइनर भी कभी कभी लायबल हो सकता है ना। हो सकता है क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है। शाबाश।
3 की डेथ हो गई, 1 बचा है, तो कौन लायबल होगा? मिस्टर ए विल बी लायबल अलोंग विद लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी, सी एंड डी। ठीक है जी, मार दे, सबको मार दे, बस कंसेप्ट याद करने से बच जाए हम। सबको मारना पड़ता है, सबको मार, चले सबको मार दिया। अब कौन लायबल है? जॉइंट प्रोमिसेस ऑफ ए, बी, सी एंड डी। ठीक है जी, जी जी। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं, बाज़ औक़ात इंग्लिश में ना एक लफ्ज आगे पीछे होने से कंसेप्ट सारा बदल जाता है। अब मैं आपके सामने एक लाइन वैसे मुझे याद आ गई, चले आपके साथ शेयर कर दूं। 2 लाइन लिख रहा हूं, आपने मुझे बताना है दोनों में फर्क है कि नहीं। रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फॉलोइंग विल बी लायबल, ये लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन लायबल होगा? लीगल, एक लाइन लिखी है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए, बी, सी, डी विल बी लायबल। दूसरी नीचे लाइन लिखी है, ये ए है, ये बी, आपने बताना दोनों में कोई फर्क है कि नहीं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए एंड बी, सी, डी विल बी लायबल। बताइए क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? इससे ये पता चल रहा है ए, बी, सी, डी सारे ही मर गए हैं और इन सब के लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल है। इसमें चूंकि आपने पहले पार्टी का नाम लिख के बाद में एंड लिखा, तो इससे लग रहा है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो सिर्फ ए के साथ है। ठीक है, ये लग रहा है ऐसे जैसे बी, सी और डी खुद लायबल हैं और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ए के लिए। इसीलिए जब कहीं इस तरह का केस आता है ना, हम पहले जेन्युइन पार्टी को पहले लिखते हैं और लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाद में लिखते हैं, ताकि पता चल जाए कौन सी पार्टी खुद लायबल है और ये कंफ्यूजन आए ना, हम इस चक्कर में पड़े ही ना। तो जब कभी कुछ मर जाएंगे, कुछ जीवित होंगे, उसमें आपने कैसे लिखना है, इसको कैसे लिखना है? पहले जीवित, ये मरद। ठीक है, ये मृत्यु हो गई। जी जी, आगे चलते हैं आप। लायबिलिटी इन केस ऑफ डेथ भी समझ आ गई। रिलीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, क्या पढ़ने जा रहे हैं? फोर, रिलीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर। जॉइंट प्रोमिसर ए, बी, सी, डी 4 जॉइंट प्रोमिसर थे। 10 लाख बैंक से लोन लिया, उसके बाद पैसे अदा नहीं कर सके, इधर उधर निकल गए। इनमें से मिस्टर बी वो बैंक के हत्थे चढ़ गया। अब मिस्टर बी ने साथ ही जो बैंक का प्रेसिडेंट था उसके हाथ पैर जोड़े, मिन्नतें की। उन्होंने कहा आपकी मेहरबानी, मैं गरीब इंसान हूं, मेरे पे रहम कीजिए। ठीक है, आप मेरे पे रहम करेंगे, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आप पे रहम करेगा। मुझे छोड़ दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए, खुदा के लिए, खुदा का वास्ता, आपकी मेहरबानी, मुझे छोड़ दे। प्रेसिडेंट भी जज्बाती हो गया ये बातें सुन के। उसने कहा चले ठीक है, आपको हम कर देते हैं रिलीज। अच्छा देखें, रिलीज का मतलब सुन लीजिए। रिलीज का मतलब ये नहीं है, किसी जॉइंट प्रोमिसरी को रिलीज करने का मतलब ये नहीं है कि जो पैसे अदा करने थे अब नहीं करना। रिलीज का मतलब ये नहीं। रिलीज का मतलब ये है कि प्रोमिसर कह रहा है कि अब मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। अब इसका यह मतलब नहीं है अगर बैंकर मिस्टर बी को रिलीज कर देता है तो इसका यह मतलब नहीं है अब बैंकर ने ए, सी और डी से 7.5 लाख लेने हैं। ना 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 ना, गौर से समझेगा। मतलब क्या है कि बैंक ने अभी भी 10 लाख लेने हैं, लेकिन अब बैंक ने बी को रिलीज कर दिया। मतलब बैंक अब
बी को तंग नहीं करेगा, किसको तंग करेगा? ए, सी और डी को। ये बात समझ आए? ठीक है। ये रिलीज का मतलब क्या है कि बैंक अब कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। हाँ, इसके दो मतलब हैं। जब बैंक किसी को रिलीज करेगा ना, या कोई भी मिस्टर ए भी करे, इसके दोनों मतलब गौर से सुनिए। किसी जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज करने का पहला मतलब, बैंक मिस्टर बी को तंग नहीं करेगा, उससे डिमांड नहीं करेगा। पहला मतलब, बैंक मिस्टर बी को तंग नहीं करेगा। दूसरा मतलब जरा गौर से सुनिएगा, मिस्टर बी को बैंक तंग नहीं करेगा। पहला मतलब क्या था? बैंक अच्छा, पहला मतलब क्या था रिलीज करने का? बैंक मिस्टर बी को तंग नहीं करेगा, मतलब दूसरों को तंग करेगा, दूसरों से डिमांड करेगा और फुल अमाउंट डिमांड करेगा। दूसरा मतलब क्या था कि मिस्टर बी को बैंक तंग नहीं करेगा, दूसरे प्रॉमिसर तंग करेंगे। जब ए, सी और डी बैंक को 10 लाख दे चुके होंगे, क्योंकि 10 लाख देना था, तो बताइए ए, सी और डी मिस्टर बी के घर आएंगे नहीं? किस लिए आएंगे? कहेंगे भैया हमारी लायबिलिटी थी 2.5 लाख, तेरे चक्कर में हमें 3,33,333 रुपए देने पड़े हर एक को, तो ये जो ऊपर का है ना 83,000 हर एक ने, अब तुम हमें दो। बी कहेगा मुझे तो बैंक ने रिलीज कर दिया था, तो ए, सी और डी क्या कहेंगे? तुझे बैंक ने रिलीज किया था, हमने नहीं किया, तू अभी भी हमें लायबल है। जो एक्स्ट्रा पेमेंट की उसके लिए अभी भी लायबल। ये बात समझ आई है? रिलीज वाला कंसेप्ट, कि जब किसी जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज किया जाएगा तो याद रखिए इसका मतलब क्या है कि उस एक जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज किया है, वो बाकी के जॉइंट प्रॉमिसर लायबल हैं, बाकी के जॉइंट प्रॉमिसर लायबल हैं, और वो बाकी के जॉइंट प्रॉमिसर डिस्चार्ज नहीं हुए, वो स्टिल लायबल है। यानी जब आपने किसी एक पार्टी को रिलीज किया, रिलीज ऑफ वन पार्टी इज नॉट ए रिलीज ऑफ ऑल पार्टीज, पहली बात। दूसरी बात, पार्टी सो रिलीज्ड इज लायबल टू अदर प्रॉमिसर। रिलीज के दो रूल समझ आए? पहला रूल क्या है कि रिलीज ऑफ वन पार्टी डज नॉट रिलीज ऑल अदर पार्टीज, और दूसरा रूल क्या है? पार्टी सो रिलीज इज स्टिल लायबल, लेकिन किसको? अदर प्रॉमिसर। बैंक ने तो उसको जाने दिया ना, रिलीज कर दिया। भाई कुछ समझ आए? तो फिर से जरा क्विक रिवीजन करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने पहले ये सीखा कि हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या सीखा? पार्टी खुद भी कर सकती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, एजेंट भी कर सकता है, लेकिन एक्सेप्शन है जिनमें एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता। एक्सेप्शन क्या है? पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हो या आर्ट वर्क वगैरह, मैरिज ये, और दूसरा जब एग्री किया। अब केस स्टडी में पहचान लेंगे कि एग्री हुआ कि नहीं हुआ, और ये पर्सनल नेचर का है कि नहीं ये पहचान लेंगे। इसमें थोड़ी जजमेंट अप्लाई करनी पड़े, ठीक है। अच्छा बताइए, टीचिंग, एक टीचर के साथ एग्रीमेंट किया था, उसके बजाय कोई दूसरा टीचर पढ़ाने आ गया, ये पर्सनल नेचर का है कि नहीं? शाबाश है। इसी तरह केस स्टडी में आपने पहचान लेना। अब सुनिए आगे, ये हो गया कौन परफॉर्म करेगा। थर्ड पार्टी भी कर सकती है प्रॉमिसर की कंसेंट से, और अगर थर्ड पार्टी करती है तो प्रॉमिसर ने दोबारा पैसे नहीं मांगने। प्रॉमिसर ये प्रॉमिसर ने दोबारा नहीं, प्रॉमिसर को कहना कि मुझे। फिर है रूल्स ऑफ जॉइंट प्रॉमिस। 4 रूल्स। पहला रूल क्या है? लायबिलिटीज जॉइंट एंड जॉइंट का मतलब क्या? एवरीवन इज लायबल। सेवरल का मतलब क्या? फॉर होल्डर। पहला रूल ये था। दूसरा रूल डेथ का, कौन लायबल है? डेथ को डेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये ना एग्जाम में डेवोल्यूशन टर्म यूज करे और आपके सर ने पढ़ाए नहीं। तो दूसरा
डेथ के केस में कौन लायबल है? लेकिन किस चीज का ध्यान रखना है? जितने पैसे आए उतने, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं होगा। तीसरा, डिफॉल्ट का रूल क्या है कि अगर पार्टी डिफॉल्ट तो लॉस इक्वली बेयर किया जाएगा किस में? अदर प्रोमिजर में। प्रोमिजी को नहीं, प्रोमिजी के लिए तो कोई भी आ गया तो कहेगा भाई मेरा कोई बैड है। डिफॉल्ट और लास्ट रिलीज। रिलीज के रूल्स क्या हैं? रिलीज ऑफ वन पार्टी डज नॉट रिलीज ऑल अदर पार्टीज। एंड दूसरा रूल, पार्टी सो रिलीज्ड, जिसको रिलीज किया गया है, इज लायबल टू अदर प्रोमिजर। वो उसको कम, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा पे किया ना, तो एक्स्ट्रा पे करे तो बाकी करते हैं जी। डेथ के केस में अगर देना था 2.5 लाख, एसेट्स हैं 50,000, तो बाकी कौन लायबल होगा? सोचिए। हाँ, लॉस विल बी शेयर्ड बिटवीन अदर प्रोमिजर्स। अदर प्रोमिजर देंगे इक्वल 2 लाख का लॉस। ठीक है जी। चल, अच्छा, स्टडी टिप में 1-2 बातें नोट कर लें। एक तो ये बात कि मैंने पार्टनरशिप वाली बात बता दी, ये एक तीर से 2 शिकार हैं। ये कंसेप्ट याद कर लिया तो पार्टनरशिप का भी ऑटोमेटिकली कंसेप्ट कवर हो गया। अच्छा, आगे एक स्टडी टिप है, जॉइंट प्रोमिस। बस ये, अच्छा, एक स्टडी टिप है, 2 स्टडी टिप। एक है पेज 116 पे स्टडी टिप में नंबर 2 है ना, इसको पढ़ना नहीं है, इसके साथ पेंडिंग लिख दें। ये जब सेशन एंड होने लगेगा ना, तब आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। इसके साथ पेंडिंग लिख दे। ये वो कंसेप्ट है जो आपके बाकी के कंसेप्ट्स को भी हिला देगा। ये ऐसे होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं ICAP ने रखे होते हैं स्पीड ब्रेकर। जब किसी सब्जेक्ट की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही हो ना, तो ICAP स्पीड ब्रेकर कंसेप्ट फिट कर देता है दरमियान में। वो बाकी के सारे समझ आते हैं, वो लैदा हो जाते हैं, और कंसेप्ट सारा उसी के ऊपर फोकस हो जाता है। हालांकि वो किसी काम का कंसेप्ट नहीं होता। मजे की बात अगली है भी है, हट था किसी का। तो ऐसे कंसेप्ट को हम पेंडिंग करके ना एंड पे एक डस्टबिन बना के उधर फेंकते जा रहे हैं। लेकिन एंड पे इस डस्टबिन को हमने नहीं फेंकना, कंसेप्ट इस डस्टबिन में फेंक रहे, एंड पे जाके फिर इस डस्टबिन की सफाई करेंगे। इसमें कंसेप्ट जो पेंडिंग कर देगा। लेकिन ये अभी नहीं सोचना, पढ़ना भी नहीं, पूछना भी नहीं। बता, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भाईजान आप भी ये बाद में पूछते होते हैं, सर ये बताते, प्लीज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये नहीं, हमने बाद में, हाँ जी, ये नहीं, बाकी जो मर्जी पूछे भाई हाजिर है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 1 क्या 2 एग्जांपल्स, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये नहीं पूछना, बाकी पूछे। अच्छा, पीछे पेज 115 की भी स्टडी टिप है। अच्छा, ये अजीब बात कर रहा है, ये क्या कह रहा है बोला, जॉइंट प्रोमिसेस कैन क्लेम परफॉर्मेंस टुगेदर, ए सिंगल प्रोमिसी कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस। इसका मतलब समझिए, अभी नहीं समझ आएगा पढ़ के। ये विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझे। ये है जॉइंट प्रोमिसर, ये है जॉइंट प्रोमिसी। ये प्रोमिसर, इन्होंने पहले लोन ले लिया हुआ है। ये इन्होंने लोन ले लिया हुआ है, इन्होंने लोन लिया है 10 लाख का, 10 लाख का लोन ले लिया। इन लोगों ने लोन दिया है, इन्होंने लोन लिया, अब वापस किसने करना है? जॉइंट प्रोमिसर कौन है? ये। और जॉइंट प्रोमिसी कौन है? XYZ। अब सुनिए, XYZ किससे क्लेम कर सकते हैं? एनीवन, A से भी, B से भी, C से भी। सुनिए जरा, कहानी में ट्विस्ट। मिस्टर X गया A के पास, है जॉइंट प्रोमिसर, जॉइंट प्रोमिसी। X गया मिस्टर A के पास, कहने लगा लाओ पैसे। मिस्टर A ने कहा मुझे पता है कि जॉइंट प्रोमिसर की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है, तुम किसी एक से भी मांगोगे वो तुम्हें पैसे सारे दे देगा। ये लो 10 लाख रुपया, तुम तो लेके निकलो, अब B और C से एक्स्ट्रा पैसे मैं खुद ले लूंगा। क्या A ने ठीक किया? ठीक क्यों नहीं किया?
देने नहीं थे पैसे, सिंगल प्रॉमिस की डिमांड नहीं कर सकते, पैसे देने नहीं थे, नहीं ठीक किया भाई, ठीक किया। मिस्टर एक्स की याशी हो गई, अब वो आजकल दुबई में होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखें लायबल जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है, लेकिन जो जॉइंट प्रोमिसी है ना, इन्होंने जब डिमांड करना है ये इकट्ठे जाके डिमांड करेंगे, इनका इकट्ठे होना जरूरी नहीं है, ये एक एक भी पकड़ा जा सकता है, इनका इकट्ठे होना जरूरी है। ये सिखाना चाह रहा है कि जॉइंट प्रोमिसी विल डिमांड टुगेदर। जॉइंट प्रोमिसर एक भी हो तो काम चलेगा, लेकिन जॉइंट प्रोमिसी सबका होना जरूरी है। ये बात समझ आ रही है? वरना क्या होगा, फिर वो पैसे लेके आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, दुबई में मिलेगा, ठीक है, लंदन, जिधर भी भेजना है भेज दें उसको, साउथ अफ्रीका भी चला जाता होता है। तो 3 प्रोमिसर, भाई ये समझ आया? नहीं समझ आई? फिर से कह रहा है जॉइंट प्रोमिसेस यानी ये कैन क्लेम परफॉर्मेंस टुगेदर, चाहे ए से, चाहे बी से, चाहे सी से, ठीक है। ए सिंगल प्रोमिसी कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस। बात समझ आ गई? चलिए, ये था हमारा असाइनमेंट, मिल गई आपको? बस ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।